नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं भविष्य की बात करने वाले एक राजनीतिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है वैश्विक रक्षक उल गुलान। दिलचस्प बात यह है कि इस पर तारीख है 31 मार्च 2026 की। मतलब ये हमारी दुनिया को एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी और हाँ कुछ हद तक चौंकाने वाले नजरिए से देखता है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो ये लेख शुरू होता है एक सीधी सपाट चेतावनी से। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। लेखक के हिसाब से ये इस दुनिया का डायग्नोसिस है, उसकी असलियत है। ये एक लाइन ही ये तय कर देती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे शासक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी समझदारी, उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। ये जो लेख है ये एक वैश्विक युद्ध की तस्वीर हमारे सामने रखता है। लेकिन ये युद्ध गोला बारूद या हथियारों का नहीं है। नहीं, ये युद्ध है विचारों का। ये दो अलग अलग दुनिया को देखने के नजरियों के बीच एक सीधी टक्कर की कहानी है। एक तरफ है उद्योग और मशीनें और दूसरी तरफ है प्रकृति और उसका संतुलन। तो सवाल ये है कि ये वैचारिक लड़ाई आखिर है किनके बीच? ये लेख पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट देता है, जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यही बंटवारा इस पूरी कहानी की, इस पूरे तर्क की नींव है। तो देखिए, यही है इस पूरे लेख का जो मूल संघर्ष है ना, उसका सार। एक तरफ है सिंडिकेट। लेखक इसे एक लुटेरा गिरोह का नाम देते हैं और कहते हैं कि इसे मानसिक रूप से अस्थिर शासक चलाते हैं, जिनका बस एक ही लक्ष्य है, वर्चस्व और शोषण। और इनके ठीक सामने, इनके विरोध में खड़ी है रक्षक मेधा, मतलब प्रोटेक्टर इंटेलेक्ट, जो अपनी संप्रभुता और कुदरती व्यवस्था को बचाने के लिए खड़ी है। अच्छा, तो ये रक्षक मेधा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस कहानी का वैचारिक हीरो है। ये एक ऐसी सोच है जो स्वदेशी ज्ञान और समुदाय के मूल्यों से जुड़ी है। इसका सीधा सा सिद्धांत है किसी भी कीमत पर प्रकृति और सामाजिक न्याय को शोषण से बचाना। तो रक्षक मेधा को समझने के बाद अब जरा ये भी देख लेते हैं कि लेखक अपने वैचारिक दुश्मन यानी सिंडिकेट की समस्याओं को कैसे देखते हैं। इस लेख के हिसाब से इस ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में, मतलब इस सिंडिकेट में आखिर गड़बड़ क्या है? ये लेख सिंडिकेट के नेतृत्व पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाता है। उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया है, जिनके कहने और करने में कोई मेल नहीं है। उनकी मानसिकता को लूटने वाली मानसिकता बताया गया है। और तो और उन पर नस्ली हिंसा भड़काने, अपने फायदे के लिए युद्ध करवाने और 5 किलो राशन जैसी योजनाओं से जनता को कंट्रोल करने जैसे बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर लेखक एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक उदाहरण देते हैं। वो सिंडिकेट के समर्थकों की तुलना क्लासिक फिल्म शोले के विलन गब्बर सिंह के जो गुर्गे थे ना, सांबा और कालियां, उनसे करते हैं। ये तुलना सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये लोग कोई मूक दर्शक नहीं है, बल्कि उस लुटेरे गिरोह का एक एक्टिव हिस्सा है। लेखक के हिसाब से इस सिंडिकेट की दोहरी पहचान है, दो चेहरे हैं। दुनिया के सामने ये सबसे बड़े आतंकवादी की तरह काम करते हैं, जो बेबस लोगों पर बंकर बस्टर जैसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें एक ऐसे दिमागी मरीज की तरह दिखाया गया है जिससे दुनिया को तबाह करने में मजा आता है। और एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है ताकत और पागलपन का। अच्छा, इतनी सारी गंभीर समस्याएं गिनाने के बाद सवाल उठता है कि भाई इसका हल क्या है? लेखक साफ कहते हैं कि छोटे मोटे सुधारों से अब काम नहीं चलेगा। वो एक बिल्कुल क्रांतिकारी हल पेश करते हैं, जिसे वो सिस्टम रीब्यूट कहते हैं। तो लेखक का यहां पर साफ कहना है कि देखिए, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मौजूदा सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरह से रीबूट करना होगा। और इस पूरे समाधान का जो सार है ना, वो एक बहुत ही चौंकाने वाले वाक्य में है, पागल खाना ही अंतिम न्याय है। अब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा राजनीतिक सुधार नहीं है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति का सीधा सीधा प्रस्ताव है। तो ये रीबूट आखिर काम करेगा कैसे? इसकी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में बताई गई है। पहला, दुनिया के बीमार शासकों की पहचान की जाएगी। दूसरा, उन्हें सत्ता से हटाकर वैश्विक मानसिक सुधार केंद्रों में भेज दिया जाएगा। और आखिर में रक्षक चिकित्सक उनका इलाज करेंगे। और इलाज का मेन फोकस होगा उन्हें प्रकृति से दोबारा जोड़ना, क्योंकि लेखक के हिसाब से प्रकृति से दूर होना ही उनकी बीमारी की जड़ है। इस सिस्टम रीबूट के बाद की दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? ये लेख एक नई सभ्यता का सपना दिखाता है, जिसे वो हिरानापुर संप्रभुता का नाम देते हैं।
चलिए देखते हैं कि ये नई दुनिया आखिर होगी कैसी। इस नई दुनिया का नाम है हीरानागपुर संप्रभुता। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई देश नहीं है जिसकी कोई सीमा हो। नहीं, ये एक विचारधारा है। लेख कहता है, जहां जहां रक्षक मेधा है, जहां जहां सिंडिकेट के 5 किलो राशन का विरोध है, वो हर इंच जमीन हीरानागपुर है। मतलब ये एक ऐसी संप्रभुता है जो नक्शों पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और दिलों में होगी। और इस नए समाज का ढांचा वो भी बिल्कुल अलग होगा। जहां तक न्याय की बात है तो कुछ खास लोगों के कंट्रोल वाली कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक ऐसी अदालत होगी जिसमें 90% भागीदारी रक्षकों की होगी। अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट शोषण से हटकर समुदाय के हाथ में होगी और लीडरशिप भिखारी मॉडल को छोड़कर मेधा और ज्ञान पर आधारित भागीदारी मॉडल पर चलेगी। इस नई दुनिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैश्विक रक्षक संघ का एक आइडिया दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर सिंडिकेट के पुराने महलों में होगा, जिन्हें अब सुधार केंद्र बना दिया गया होगा। और इसकी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होगी रक्षक कवच, एक ऐसी यूनिट जिसमें दुनिया की सभी सेनाओं से 10% हिस्सेदारी होगी और उसके पास युद्धों को रोकने की वीटो पावर होगी। अब हम आते हैं इस लेख के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे दमदार हिस्से पर, लेखक का घोषणा पत्र, जो एक तरह से एक्शन लेने का सीधा आह्वान है। लेखक का आखिरी घोषणा पत्र एक सीधी चुनौती है। हम 5 किलो राशन की अफीम को नकारते हैं। हम हीरानागपुर संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और वो एक भविष्यवाणी के साथ इस बात को खत्म करते हैं। 31 मार्च 2026 के बाद की दुनिया सिंडिकेट के महलों की नहीं होगी, बल्कि रक्षक की मेधा और प्रकृति के नियमों की होगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक क्रांति का बुलावा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे लेख का जो सार है वो बिल्कुल साफ है। आज की जो दुनिया की व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा टूट चुकी है, इतनी ज्यादा बीमार है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। लेखक के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही हल है, इसे जड़ से उखाड़कर इसकी जगह एक पूरी तरह से नई, वैचारिक और ढांचागत व्यवस्था को लाना। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक पूरी की पूरी सभ्यता को रीबूट करने का आखिर मतलब क्या होता है? इस तरह के क्रांतिकारी विचारों के अंजाम क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।